हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष कुमार आप सभी के बीच क्लास 10वीं के एक भूगोल टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक से आपको सोशल साइंस में जो भी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्न को आप बहुत बढ़िया तरीक़ा से देख के याद करके आप एग्ज़ाम में ही जाइएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपना प्रश्न शुरू करते हैं। और प्रश्न शुरू से करने से पहले हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, इससे पहले हमारा इतिहास का एक वीडियो आप सभी को यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, जो आप सभी को स्टडी सक्सेस 99 चैनल पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, जो टॉपिक है वह पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आइए दोस्तों, दूसरा नंबर आपका प्रश्न संख्या 2 है, कहता है जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो दोस्तों, जल परिवहन का सबसे अच्छा सस्ता साधन कौन है? तो जल मार्ग है। कौन है? जल मार्ग। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो दोस्तों, भारत में लगभग 200 आकाशवाणी केंद्र है। भारत में लगभग कितने आकाशवाणी केंद्र है? 200। आइए, आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों, गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ है? वाल्मीकि नगर में हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न संख्या 5 है, कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो दोस्तों, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिला में होती है। और कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान स्थित है। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, कावड़ झील स्थित है। कावड़ झील स्थित है। तो कावड़ झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बेगूसराय में स्थित है। कावड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। और दोस्तों, आपका अगला नंबर जो प्रश्न संख्या 8 है, कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कहता है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से होता है। तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, पायराइट किस खनिज है? पायराइट माने किस प्रकार का खनिज है पायराइट? तो दोस्तों, पायराइट जो होता है वह एक आध्यात्मिक खनिज होता है। आइए, आपका अगला नंबर नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 11 है, और इसको ध्यानपूर्वक देखिए। कहता है कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कांटीय तापीय विद्युत योजना दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, कोयला किस प्रकार की संसाधन है? तो दोस्तों, जो कोयला होता है वह अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। और आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन क्या है कि एक बार अगर सूर्य एक बार उगा होता है तो दोबारा भी उग जाता है, इसलिए यह पुनः पूर्ति योग्य होता है। क्या कि सूर्योदय रोज दिन होता है, प्रत्येक दिन होता है। और दोस्तों, आइए, आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो दोस्तों, संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। संसाधन के अनुचित विदोहन से होता है। किसको? डाकुओं के। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में स्थित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 संख्या कह रहा है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ होता है? तो दोस्तों, राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ होता है? राजस्थान में। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन है।
आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। और दोस्तों देखिए, आपका अगर यह प्रश्न आपको अगर याद है तो यह इस एक बार और यह वीडियो के माध्यम से आप अपना रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में 100% गारंटी है से यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी टाइप का आपका प्रश्न एग्जाम में रहेगा। और ध्यानपूर्वक एक बात और, वहाँ ध्यान से एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको न सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का ही आंसर को आपको क्या करके आना है? टिक करके आना है। लेकिन दोस्तों वहाँ कुल कितना प्रश्न दिया जाएगा? तो कुल दोस्तों वहाँ कितना प्रश्न दिया जाएगा? तो 100 प्रश्न दिया जाएगा। लेकिन हमको कितना घस के आना है? तो दोस्तों 40 का ही जवाब देना है सब्जेक्टिव में। लेकिन यह सोशल साइंस है दोस्तों, तो सोशल साइंस में भी कितना प्रश्न रहेगा? तो दोस्तों 80 प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? 80। और में से हमको क्या घसना है? 40 को घसना है। तो ये ध्यानपूर्वक देखिएगा और घसने का प्रयास करिएगा। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 20 है, जो कहता है देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित नेहरू। अगला भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो दोस्तों 20.60% है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन है? तो 20.60%। आपका अगला नंबर प्रश्न संख्या 22 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? तो दोस्तों 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला है? तो दोस्तों 7.1%। और किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, जो कह रहा है अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है आपको दोस्तों वन संरक्षण, वन जो आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या है जो 22 है, कहता है वन संरक्षण देखिए दोस्तों यहाँ ध्यानपूर्वक, आपका 24 नंबर प्रश्न है, कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। और संविधान की धारा 21 की क्या प्राकृतिक में साधन है? तब संविधान की 21 धारा है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। और आइए दोस्तों, आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या है जो 26 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? दोस्तों 10 kg। और टैक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर में। कैंसर किस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया दवा बनाई जाती है? तो यू वृक्ष की छाल से कैंसर की दवा बनाई जाती है। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो 28 है, जो कहा रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों 200। और किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? तो लोहा को। लौह एस का एक प्रमुख प्रकार कौन है? तो दोस्तों हेमाटाइट। कौन है? हेमाटाइट। आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत लौह एस का उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत लौह एस का उत्पादन होता है? तो दोस्तों 20%, 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो दोस्तों तृतीय स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तीसरा स्थान है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो दोस्तों मैग्नीज। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो मैग्नीज। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न है जिसको ध्यानपूर्वक समझिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों एल्युमिनियम बनाने के लिए ऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। और देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? दोस्तों चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। और किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार सीमित है? तो दोस्तों असम में। किस राज्य में तेल खनिज का विशाल भंडार सीमित है? असम में। असम में भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया है? तो दोस्तों तारापुर। कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन? तो विद्युत। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। क्योंकि बिना सौर ऊर्जा को ऊर्जा प्राप्त हो ही नहीं सकता है। गोंडवाना समूह में
गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो दोस्तों 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अब भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में। आपका अगला नंबर, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो दोस्तों एंथ्रासाइट को सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कहा जाता है, सबसे न्यूनतम कोटि तो बिटुमिनस। आपका अगला नंबर है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों, आपका अगला नंबर, प्रश्न संख्या जो है उनको ध्यानपूर्वक समझिए। जो 46 प्रश्न संख्या है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना दोस्तों डिगबोई स्थित है। अब प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। आपका अगला नंबर, नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो कहता है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेरे भाई सतलज नदी पर स्थित है। कौन? भाखड़ा नंगल परियोजना। और आपका अगला नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन है? तो मेरे भाई तुंगभद्रा है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी तुंगभद्रा है। आइए, आपका अगला नंबर प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो कौन? तो दोस्तों समस्तीपुर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो समस्तीपुर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोरा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तारापुर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तारापुर में। भारत के किस स्थान में सौर ऊर्जा विकास सर्वाधिक होने की संभावना है? तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक होगा? कहाँ? था राजस्थान में, क्योंकि वहाँ बालू ही बालू है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो दोस्तों भूमि प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज। सबसे कीमती संसाधन कौन है? खनिज। आपका अगला नंबर प्रश्न संख्या जो 56 है, किस खनिजों को किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल। और ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, ध्यान से देखिए, नवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय। तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र दोस्तों समुद्री क्षेत्र माना जाता है? तो 200 किलोमीटर। महाराष्ट्र की कौन सी महाराष्ट्र की मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो दोस्तों महाराष्ट्र। आपका अगला नंबर, भारत में चरागाह के अंतर्गत कितने भूमि है? तो भारत में चरागाह के अंतर्गत लगभग 4% ही भूमि है। आपका अगला नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? अत्यधिक सिंचाई। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो दोस्तों उत्तराखंड। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में निहित है? तो 96.5% महासागर में निहित है दोस्तों। आइए, आपका अगला नंबर, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है जो कहा जाता है, प्राणियों के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 65 से 80%। यहाँ ऑप्शन में 65 ही दिया जाता है। जल किस प्रकार की संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है। किस पेड़ की लकड़ी बहुत ही कड़ी होती है? तो देवदार वृक्ष की जो लकड़ी होती है बहुत ही कड़ा रहता है। किस भाग में मैंग्रोवा पौधा का विस्तार सबसे अधिक है? किस भाग में मैंग्रोवा पौधे का विस्तार सबसे अधिक है? तो दोस्तों सुंदरवन। और चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जो वृक्ष को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। लौह अयस्क किस प्रकार की संसाधन है? अनवीकरणीय। लौह अयस्क किस प्रकार की संसाधन है? अनवीकरणीय। भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को टाइगर नगर भी कहा गया है। टाइगर शहर किसे कहा गया है? तो मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है? टाइगर है, बाघ है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? कोयला। नंबर, नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो 72 है, मोनाजाइट कौन सा खनिज, मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों थोरियम। और देखिए दोस्तों, आपका 1 मिनट भी बर्बाद होने नहीं देंगे। यह वीडियो के माध्यम से आपका एक बार जरूर से जरूर रिवाइज हो जाएगा और आपको इतना विश्वास है कि आपको इसमें से बहुत सा प्रश्न आपको याद भी होगा। और याद है तो इसको एक बार और रिवाइज करने का प्रयास करिए। अगर नहीं याद है तो इसको दोबारा से देखने का भी प्रयास करिए। क्या है कि अगर जालूक आप अपना संघर्ष जारी नहीं रखिएगा तालुक आप विजय पा ही नहीं सकते हैं। क्या कि हमेशा संघर्ष करने वाले को ही विजय की प्राप्ति होती है। जो संघर्ष नहीं रहता है वो दोस्तों सोचित रह जाता है। क्या कि जालूक आप अगर मान लेते हैं तो दोस्तों हार जाइएगा, लेकिन ठान लीजिएगा ना कि हमको देख लेना है तो जरूर न जरूर एक दिन आप विजय पा जाइएगा। क्या कि जालूक नहीं ठानिएगा तालुक नहीं जीतिएगा। मान के रह जाइएगा तो हार जाइएगा, ठान के रह जाइएगा तो जीत जाइएगा। ठान लीजिएगा से हमारा परीक्षा में इस बार या तो टॉपे कर जाना है तो एकदम जरूर मेहनत टॉप लिखा करिए, तभी आप कर सकते हैं। और इस बार कोरोना भी है दोस्तों, इसलिए जरूर से जरूर अच्छा से पढ़ के जाइए। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा। आपका अगला नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है,
रबी फसल कौन है? तो दोस्तों चना एक रबी फसल का उदाहरण है। और पेय फसल कौन है? तो पेय फसल कॉफी को पेय फसल, पेय फसल मतलब दोस्तों पीने वाला फसल कौन? तो कॉफी है। रबी फसल कौन? चना। रबी फसल कौन? चना। गेहूं कौन सा फसल है दोस्तों? रबी फसल है। और चना रबी फसल है। मक्का खरीफ फसल है। और चावल खरीफ फसल है। आइए आपका अगला नंबर, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या है इनको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र जूट भारत का कौन सा क्षेत्र जूट क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा क्षेत्र जूट क्षेत्र कहलाता है? पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड से डेयरी विकास। उपभोक्ता उद्योग, चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। छोटे पैमाने का उद्योग को खिलौना उद्योग कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो दोस्तों 5। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों मुंगेर में। और कागज का कारखाना चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है दोस्तों? चीन में हुआ है। आइए आपका अगला नंबर, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या है, कहता है सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों बरौनी में स्थित है। अशोक पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो समस्तीपुर में स्थित है। अब पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों राजगीर में स्थित है। मंदहार हिल कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। मंदहार हिल कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है दोस्तों। आपका अगला नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट में स्थित है? तो महेंद्रू घाट में। अब सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो दोस्तों पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो दोस्तों किस नगर में सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो मध्य युग में सासानगर नगर का स्थापना हुआ। तो आइए दोस्तों, आपका जो भी अब भूगोल का सारा प्रश्न आपका डिस्कस हो चुका है। और दोस्तों अब हम लोग अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक कहते हैं, और इकोनॉमिक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसलिए हम लोग इकोनॉमिक का एक बार सरसरी निगाहों से हम लोग ऑब्जेक्टिव का एक बार रिवाइज फास्ट कर लेते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ है? तो दोस्तों 1935 में हुआ है। अब का अगला नंबर है, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो दोस्तों मुंबई को कहा गया है। आपका अगला नंबर है, गैर संस्थागत वित्तीय साधन नहीं है तो सहकारी बैंक। राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो दोस्तों 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। देश में अभी तक कार्यशील ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। और भारत ये रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? 1935 में। भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? तो 19। भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? तो 19। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो दोस्तों बिहार। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया है। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है? 2015 में। और नीति आयोग से पहले इस योजना का नाम क्या था दोस्तों? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन किया 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन किया गया है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। आपका अगला नंबर, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है जो 13 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है? तो प्रथम क्षेत्र दोस्तों कृषि को कहा गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि या मत्स्य पालन। और दूसरा क्षेत्र उद्योग को। और तीसरा क्षेत्र किसे कहा गया है दोस्तों? सेवा को कहा गया है। आपका जो अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। आपका अगला नंबर, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या है उसको गौर से देखने का प्रयास करिए। अगला नंबर है, जो डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो दोस्तों डेबिट कार्ड होता है वह एटीएम से संबंधित होता है। अब भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो 15 मार्च 1950 को किया गया है। बिहार में सब्जी के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है। बिहार में सब्जी उत्पादन का क्या स्थान है? दूसरा स्थान है। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह दोस्तों विकसित देश कहलाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में किया गया है। बिहार एक कैसी राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। अब पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। कौन?
पशुपालन, मत्स्य पालन। अब भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत में वित्तीय वर्ष लागू हो जाता है। अब बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर। सबसे अधिक बिहार के कौन? तो पटना। अगला का नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दोस्तों पटना। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया था और कब लगाया था? तो 1868 में। कब लगाया था? 1868 में। आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। और कहेगा बिहार के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो दोस्तों शिवहर है। बिहार के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना। और बिहार कैसी एक राज्य है? अति पिछड़ा राज्य है। कहता है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। अगर ऑप्शन में अगर 4 न दिया रहेगा तो दोस्तों आप 5 मार सकते हैं। आइए आपका अगला नंबर जो नेक्स्ट प्रश्न है उनको ध्यान से पढ़ लीजिए और रिवाइज करिए। कहता है कौन राष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो सभी राष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन दोस्तों पार्ले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? दोस्तों मुफ्त होता है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन कितना होता है? तो 1811-400 होता है। सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान करने के लिए दोस्तों हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। और भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 को हुआ था। अब उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में सेवाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कौन व्यक्ति लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे? तो जेड कौन दोस्तों? जेड इंडिया पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। संवर्ती सूची में किसे रखा गया है? तो दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों को संवर्ती सूची में रखा जाता है। और संवर्ती सूची में कौन है? तो दोस्तों शिक्षा को संवर्ती सूची में भी रखा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, उनको ध्यान से पढ़िए। कहता है बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50% सीटों की आरक्षण है और वह 1959 से है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? दोस्तों अमेरिका। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? भारत में। अब भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है। कब? तो चेन्नई में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई है। अब बिहार में पंचायती राज स्वरूप कैसा होता है? तो त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। अब भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैत होता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में किया गया था और सूचना अधिकार संबंधी कानून 2005 में बनाया गया था। आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस प्रांत से है? तो ताड़ी पिएगा तो दोस्तों अंधा हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से। लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की आवश्यकता होती है? 545 सीटों की आवश्यकता होती है। आपका अगला नंबर है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था से है? आगे ओकरा उधर ले गेले। फिर ना सुनै छै। चुपे सुता, वीडियो बनवे ले सुता। राजनीतिक दलों की गे है तू सब ओहे हाथ गे हो कर लो गेले जो ले जो हाल छिपा एकरा आधा पानी छीटै छ से एगो के उधर फेर गावेला करी तो इधर से ही बोलावे लगलै। अकाली से चुपे सुत रहा था, ये बंद कर गए। हेलो दोस्तों, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी का होता है दोस्तों जिसका संघर्ष होता है जारी। समझे दोस्तों?
आइए दोस्तों हम लोग अपना अगला जो प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की जो मान्यता होती है और उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। कौन आंदोलन? तो नर्मदा। और चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों उत्तराखंड से। किसका? चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, इनको देखिए। कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा यह शासन का कथन यह कौन कहा था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। से लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के हित में यह शासन किसका है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कथन कहा गया है। और कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी जो है जो राष्ट्रीय दल नहीं है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन किए हैं? जयप्रकाश नारायण। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा है? तो दोस्तों ब्रिटेन में पड़ा है। और सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान में। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संवैधानिक सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में भारत में संवैधानिक सभा का गठन किया गया था। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? दोस्तों प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। भूकंप की मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की मापन किया जाता है। नदियों में आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, माने जल अधिक जमा हो जाएगा तो नदी में बाढ़ आ जाएगा। प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों भूकंप में समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना। कम विनाशकारी आपदा कौन था? तो भूस्खलन। आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, जिसको गौर से ध्यान से सुनिए। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो वर्षा जल को संग्रह करना। कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो दोस्तों उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को बिहार कहा गया है? बिहार का शोक कहा गया है? तो दोस्तों कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सूखे किस प्रकार आती है? तो दोस्तों धीरे धीरे आती है। सूखे किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान संचार व्यवस्था से बाधित होने के कारण क्या होता है? केबल का टूट जाना। समान संचार व्यवस्था से बाधित होने के कारण केबल का टूट जाना। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग का नाम क्या है? दोस्तों पी तरंग। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप जन्म लेता है उसे भूकेंद्र कहते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? दोस्तों आयताकार होती है। और वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाले साधन कौन है? तो दोस्तों मोबाइल। वर्तमान समय में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो दोस्तों सार्वजनिक टेलीफोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। आइए आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। और दिसंबर 2004 के विश्व के किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था भयंकर सुनामी? बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो दोस्तों 56% भूमि है जो किनसे है? भूमि है जो भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो दोस्तों 56%। कितना प्रतिशत? 56%। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी अगर यह वीडियो को पूरा से पूरा देखे होंगे तो हमें ज़रूर है कि आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो दोस्तों सिर्फ आपको 40 नंबर का ही आपको वहाँ टिक करना पड़ता है। इसलिए आप 40 नंबर ही एकदम करेक्ट टिक के चले आइए। और हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर आप 40 को घस लेते हैं तो लास्ट में आप 5 को एक्स्ट्रा आप घस दीजिए और 5 से ज़्यादा नहीं घसिए। और इसके बाद आप सब्जेक्टिव बनाने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करिए। क्या है कि आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का रहता है और सब्जेक्टिव आपका भी 40 नंबर का रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव में ही आप पूरा समय गवा दीजिएगा तो सब्जेक्टिव बनाने में आपको समय नहीं बचेगा। और सब्जेक्टिव में बहुत सारा प्रश्न का जवाब आपको लिखना पड़ेगा और लिखेगा तो हैंड राइटिंग अच्छी तरह से लिखिएगा। इसलिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।